साल 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद मुगल शासकों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उन्होंने कई जगह युद्ध लड़े, कहीं कूटनीति का सहारा लिया और कहीं छल कपट का इस्तेमाल करते हुए भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उस समय उनके पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना और मजबूत शासन व्यवस्था थी। इसी वजह से उनका प्रभाव पूरे देश में फैल गया। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय बेहद सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने एक एक करके मुगल सत्ता को कमजोर करना शुरू किया। जिन मुगल बादशाहों के नाम से कभी पूरे हिंदुस्तान में उनका दबदबा हुआ करता था, वही धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने बेबस नजर आने लगे। अंग्रेजों ने राजनीतिक चालों, सैन्य शक्ति और अपनी नीतियों के दम पर मुगल साम्राज्य की जड़ों को कमजोर कर दिया। आखिरकार साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत का पूरी तरह अंत कर दिया। सदियों तक राज करने वाला यह विशाल साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन क्या आपने सीम्ड सोचा है, जिन मुगल बादशाहों का कभी पूरे भारत में राज चलता था, उनके वंशज आज कहां हैं? वे आज क्या करते हैं? क्या आज भी उनकी जिंदगी पहले जैसी शानो शौकत और ठाट बाट से भरी हुई है, या फिर समय ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी है? तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और विस्तार से जानते हैं कि मुगल वंश के आखिरी वारिस आज कहां हैं, कैसे रह रहे हैं और उनकी जिंदगी की असली कहानी क्या है। आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल। साल 1837 में बहादुर शाह जफर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उस समय तक मुगल सल्तनत पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। जिन मुगल बादशाहों के नाम से कभी पूरे हिंदुस्तान में उनका दबदबा हुआ करता था, अब उनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई थी। असली सत्ता धीरे धीरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। फिर आया साल 1857। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। देश के कई हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर भी क्रांतिकारियों का प्रतीक बनकर उनके साथ खड़े हुए। हालांकि शुरुआत में विद्रोह ने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन आखिरकार अंग्रेजी सेना इस बगावत को दबाने में सफल रही। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तब बहादुर शाह जफर अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए। लेकिन अंग्रेजी सेना ने वहां भी उन्हें ढूंढ निकाला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय भी लगभग समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के आखिरी सम्राट थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद सदियों पुराना यह साम्राज्य इतिहास बनकर रह गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर और उनके परिवार को लाल किले के एक छोटे से हिस्से में कैद कर दिया। उनके परिवार पर कई अत्याचार किए गए। बहादुर शाह जफर के 21 बेटों में से अधिकांश की हत्या कर दी गई। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनके 3 बेटों को पकड़कर गोली मार दी गई। उनके सिर सार्वजनिक रूप से दिल्ली के एक दरवाजे पर टांग दिए गए, ताकि कोई दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत न कर सके। उस दौर की कुछ कहानियों में यह भी दावा किया जाता है कि बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सिर लाए गए थे। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने बड़े साहस के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए अपना सिर कुर्बान करके इसी शान से अपने बाप के सामने आया करते हैं। इन घटनाओं के बाद बहादुर शाह जफर के परिवार के बहुत कम सदस्य जीवित बचे। बताया जाता है कि उनके 3 बेटे मिर्जा जवान बख्त, मिर्जा शाह अब्बास और किस्मत बेग आगे चलकर मुगल वंश की बची हुई शाखाओं का आधार बने। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को भारत से दूर रंगून यानी आज के यांगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया। वहीं 7 नवंबर 1862 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह भारत में लगभग 350 साल तक चला मुगल शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कहते हैं समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दौर था जब मुगल बादशाहों की शानो शौकत दुनिया भर में मशहूर थी। अकबर जैसे सम्राट अपने समय के सबसे धनी और शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था।
उसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्से तक फैला हुआ था। लेकिन साम्राज्य के पतन के बाद उसी शाही परिवार के कई वंशजों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज अगर हम मुगल वंश की वर्तमान स्थिति देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही महिला का नाम सुल्ताना बेगम है। बताया जाता है कि वो बहादुर शाह जफर के पड़पोते की पत्नी है। आज वो कोलकाता के एक साधारण इलाके में बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही हैं। सुल्ताना बेगम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी आसान नहीं है। उन्हें सरकार की ओर से हर महीने लगभग 6,000 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन इतने पैसों में घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक समय सरकार ने उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था, लेकिन बाद में वो भी उनके पास नहीं रह सका। परिवार का गुजारा करने के लिए उन्होंने चाय की छोटी सी दुकान भी चलाई, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। सुल्ताना बेगम बताती हैं कि उनके दिवंगत पति बेदार बख्त अक्सर कहा करते थे, हम एक सम्मानित शाही परिवार से आते हैं, इसलिए हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकते। जरा सोचिए, जिस मुगल खानदान ने कभी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर शासन किया था, उसी परिवार की एक सदस्य आज एक छोटे से साधारण घर में अपना जीवन बिताने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुल्ताना बेगम का कहना है कि भारत सरकार ताजमहल, लाल किला और शालीमार गार्डन जैसी ऐतिहासिक धरोहरों से हर साल करोड़ों रुपए की आमदनी करती है। ऐसे में अगर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने लायक थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और इज्जत के साथ गुजार सकती हैं। बहादुर शाह जफर के वंशजों से जुड़ा एक और परिवार हैदराबाद में रहता है। इस परिवार के सदस्य याकूब हबीबुद्दीन तुसी खुद को मुगल सम्राट अकबर की 12वीं पीढ़ी का वंशज बताते हैं। वो अक्सर शाही पोशाक में सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। मुगल वंश से जुड़े होने के आधार पर ताजमहल, लाल किला तथा अन्य मुगलकालीन इमारतों पर अपना अधिकार होने का दावा करते रहे हैं। इसी संबंध में उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी दावा भी दायर किया है। उनकी ताजमहल के साथ कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, वे मुगलों के कथित शाही खजाने में भी अपने हिस्से की मांग करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। समय समय पर वे राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर अपने बयान भी देते रहते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के वंशजों की। जब भी भारत के सबसे अमीर राजाओं की चर्चा होती है तो उस्मान अली खान का नाम जरूर लिया जाता है। उन्हें अपने समय के दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिना जाता था। आसफ जाही वंश के इस निजाम के पास अपार दौलत थी। उनके खजाने में बेशुमार संपत्ति थी। दक्षिण भारत की कई हीरे की खानों पर भी उनका अधिकार था। उस दौर में दुनिया के सबसे कीमती हीरों का बड़ा हिस्सा हैदराबाद से ही निकलता था, इसलिए उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपको लग सकता है कि इतने अमीर शासक के वंशज आज भी शाही ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन हकीकत कुछ अलग बताई जाती है। हैदराबाद के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जा लंबे समय तक तुर्की के इस्तांबुल में रहे। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपने परिवार की कुछ संपत्तियों और अधिकारों को लेकर भारत सरकार के सामने दावे भी किए। आजादी के समय हैदराबाद रियासत का भारत में विलय एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। उस समय निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के बाद 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया गया। अब बात करते हैं मैसूर के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान की, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ने वाले सबसे चर्चित भारतीय शासकों में से एक थे। कम उम्र से ही उन्होंने युद्ध कौशल का परिचय दिया। अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 4 मई 1799 को कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के पास लगभग 90,000 सैनिकों की विशाल सेना और अपार धन संपत्ति थी। उनके खजाने की चर्चा
आज भी इतिहास में होती है। ये भी कहा जाता है कि उनके पास मौजूद संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ लग गया था। आज टीपू सुल्तान के कुछ वंशज साधारण जीवन जी रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके परिवार के कुछ सदस्य आर्थिक तंगी का सामना कर चुके हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि परिवार के कुछ लोगों ने अपना गुजारा चलाने के लिए रिक्शा तक चलाया। बताया जाता है कि वे दिन भर मेहनत करके मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाते थे। यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। जो परिवार कभी अपार दौलत और शानो शौकत का प्रतीक था, वही समय के बदलते चक्र में संघर्ष का दूसरा नाम बन गया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता, दौलत और ताकत कभी भी स्थायी नहीं होती। एक समय था जब मुगल शासकों और कई भारतीय राजाओं की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली और समृद्ध शासकों में होती थी। लेकिन बदलते राजनीतिक हालात, युद्धों और अंग्रेजों की नीतियों ने कई बड़े राजवंशों की तस्वीर बदल दी। हालांकि भारत में कुछ ऐसे शाही परिवार भी हैं जिनके वंशज आज भी अपनी विरासत, संपत्ति और शाही परंपराओं के साथ जीवन बिता रहे हैं। उनके पास आज भी काफी धन संपत्ति है और वे अपने पूर्वजों की तरह शाही जीवन शैली बनाए हुए हैं। अगर आप ऐसे शाही परिवारों के बारे में भी विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुगल शासकों और उनके वंशजों की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।